हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल SND स्टडी सेंटर पे। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज ये चौथा सेट होगा आपका, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, वीडियो में पहला प्रश्न है आपका, गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, जिसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज मार्टिन। ऑप्शन नंबर ए जो है जॉर्ज मार्टिन, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जॉर्ज मार्टिन ने क्या किया था? गेम्स ऑफ थ्रोन्स के लेखक थे। ठीक है, और ये जो रचना थी, ठीक है, इनकी पहली रचना थी। गेम ऑफ थ्रोन्स जॉर्ज मार्टिन की पहली रचना थी, जो 1996 में, कब? 1996 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक हैं। कौन है इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका रामचंद्र गुहा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए रामचंद्र गुहा माने कि ये जो है द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। ठीक है, क्या थे? द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के प्रसिद्ध इतिहासकार थे, जो 2007 में ये जो है प्रकाशित की गई थी। ठीक है, इंडिया आफ्टर गांधी को हिंदी में अनुवाद करने पर क्या बनेगा? भारत गांधी के बाद। ठीक है, इंडिया आफ्टर गांधी को हिंदी में अगर अनुवाद किया गया तो भारत गांधी के बाद हुआ, और ये अनुवाद जो है किसने किया? तो इंडिया टुडे के पत्रकार ने। ठीक है, इंडिया टुडे के पत्रकार सुशांत झा ने किया है अनुवाद। ठीक है, सुशांत झा, क्या है? सुशांत, है ना, सुशांत झा ने, है ना, सुशांत झा। और ये जो सुशांत झा है, ये कौन थे? तो इंडिया टुडे के पत्रकार थे, एक पत्रकार थे। ठीक है, एक पत्रकार थे सुशांत झा। क्या थे? सुशांत झा। और इन्होंने, है ना, इंडिया आफ्टर गांधी का हिंदी में अनुवाद किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, माने किस जेल का कमरा जो है एक पर्यटक स्थल है? ठीक है, माने कि इनका जेल का जो कमरा है एक पर्यटक स्थल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आपका BD सावरकर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, और डी है अन्ना हजारे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसा कौन सा जेल था जिसका कमरा जो है एक पर्यटक स्थल जैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अंडमान और निकोबार का नाम तो आपने सुना ही होगा, एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो अंडमान और निकोबार के राजधानी कहाँ पे? राजधानी पोर्ट ब्लेयर में एक प्रसिद्ध जेल है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान और निकोबार के राजधानी पोर्ट ब्लेयर में एक प्रसिद्ध, है ना, पोर्ट ब्लेयर में एक प्रसिद्ध जेल है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? सेल्यूलर जेल। क्या नाम है? सेल्यूलर जेल है नाम। ठीक है, सेल्यूलर जेल नाम है। और यह जो जेल है बिल्कुल क्या है, ये इसको पर्यटक स्थल के रूप में इसको विकसित किया गया। ठीक है, इसको क्या किया गया? पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया गया, है ना। स्वतंत्रता सेनानी को यहाँ पे, माने इस जेल में, सेल्यूलर जेल में क्या किया गया? स्वतंत्रता सेनानी जितने भी थे उनको यहाँ पे भेजा गया था। ठीक है, भेजकर काला पानी की सजा दी गई थी, है ना, कि काला पानी की सजा दी जाती थी। और ये जो है BD सावरकर, ठीक है, इस प्रश्न का आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। BD सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर, है ना, बट्टू केशवर दत्त, है ना, मौलाना अहमदुल्ला, है ना, शरत चंद्र चटर्जी जैसे कई सारे अन्य लोग भी यहाँ पे यातना क्या कर रहे हैं? यातना झेल चुके हैं, काला पानी की सजा काट चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राजधानी पोर्ट ब्लेयर में एक जेल था जिसका नाम था सेल्यूलर जेल। ठीक है, और इसी को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया गया था। यहाँ पे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी ने काला पानी की सजा काट चुके थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, किसने ईमेल के लिए @ जो चिन्ह है इसको चुना है? किसको? @ जो चिन्ह है, ठीक है, @ जो आपको ये चिन्ह देखने को मिल रहा है कि कहीं भी आप ईमेल लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें @ चिन्ह बना हुआ रहता है।
ठीक है। तो ये जो @ चिन्ह है वो माने ये जो चिन्ह है वो किसने चुना, ठीक है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रे टॉमलिंस, है ना, रे टॉमलिंसन, ये जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि कौन से लेखक या लेखिका है जिसका जन्म जो है बिहार में हुआ था, ठीक है। इसमें से कौन से लेखक या फिर लेखिका है जिनका जन्म जो हुआ कहाँ पे, बिहार में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना, फणीश्वर नाथ रेणु, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगर फणीश्वर नाथ रेणु की बात करें तो इनका जो जन्म है बिहार में हुआ था और बिहार के पूर्णिया जिला में, है ना, बिहार के पूर्णिया जिला में इनका जन्म हुआ था। और ये जो थे हिंदी कला साहित्य में आंचलिक, है ना, आंचलिक कथाओं और उपन्यासों के महान रचनाकार थे। कौन, फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि बिस्मिल्लाह खां जो है किस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे, है ना। कौन, बिस्मिल्लाह खां। तो आप लोग जानते ही हैं बिस्मिल्लाह खां बेहद ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। इन्होंने जो शहनाई है ना, शहनाई वादक थे, है ना, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, है ना, विश्वविख्यात शहनाई वादक थे। और इनका जन्म जो है, इनका भी जन्म कहाँ पे, बिहार में हुआ था, है ना। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का भी जन्म बिहार के डुमरांव में हुआ था, बिहार के डुमरांव में हुआ था, ठीक है। और ये एक प्रसिद्ध शहनाई वादक थे, ठीक है। इनको शहनाई के लिए 2001 में, है ना, 2001 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। 2001 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। उसके बाद 21 अगस्त, उसके बाद क्या हुआ था, इनकी मृत्यु हो गई थी। कब, 21 अगस्त, है ना, 2006 को। 2001 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया और 21 अगस्त, है ना, 21 अगस्त 2006 को इनको वाराणसी में, है ना, कहाँ पे, वाराणसी में मृत्यु हो गई, ठीक है। वाराणसी में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, यह किस देश के व्यक्तियों की आय विषम ज्ञात करती है। मतलब कि ऐसा क्या है कि किसी भी देश के व्यक्ति का कितना आय है ये विषम ज्ञात करता है। तो आपका पहला नंबर जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, है ना, लॉरेंज वक्र, ये आपको सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए लॉरेंज वक्र जो है ये एक प्रकार का आर्थिक विषमताओं की माप करता है ना, आर्थिक विषमता का माप करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, बैंक नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है, ठीक है। बैंक नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है, ठीक है। देखिए बैंक नोट प्रेस जो है वो स्थित है देवास में, है ना। कहाँ पे स्थित है, तो आपका बी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, देवास में। यानी देवास का है तो ये कहाँ पे है, देवास MP यानी कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बैंक नोट प्रेस यहाँ पे स्थित है, ठीक है। अगर हम नासिक की बात करें, ठीक है, नासिक जो है कहाँ पे, नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है ना। महाराष्ट्र के नासिक में करेंसी नोट प्रेस किया जाता है। क्या होता है यहाँ पे, करेंसी, है ना, करेंसी नोट प्रेस किया जाता है, ठीक है। और सालवानी की बात करें, सालवानी कहाँ पे है, तो सालवानी पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। पश्चिम बंगाल के सालवानी में करेंसी नोट प्रेस किया जाता है। यहाँ पे भी करेंसी नोट प्रेस किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी करेंसी नोट प्रेस किया जाता है। और आपका डी नंबर जो ऑप्शन है ना, होशंगाबाद, है ना, यहाँ पे बैंक और करेंसी ये दोनों का नोट का यहाँ पे नन, है ना, जुडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई में जो उपयोग होने वाले कागज होते हैं उसका उत्पादन होता है होशंगाबाद में, ठीक है दोस्तों। तो आपका इस जो प्रश्न है, ये प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, देवास, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, जनसंख्या के दृष्टि से 4 बड़े राज्य में से कौन नहीं है, ठीक है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आएगा कौन, है ना, उत्तर प्रदेश सबसे पहले नंबर पर आएगा, ठीक है। अगर जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे पहले नंबर पर आएगा, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर बिहार आएगा, है ना, तीसरे नंबर पर बिहार आएगा, चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है, ठीक है। लेकिन ये 4 ऑप्शन में से कौन नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, है ना, इसका प्रतिवर्ष
किसी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, मतलब कि निम्नलिखित ये जो नीचे दिया हुआ है 4 ऑप्शन, इन 4 ऑप्शनों में से किसका जो है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व की बात करें तो आपका हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन है ना बी, इसका बिहार है ना, बिहार का जो है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, यह पहला नंबर पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ जो है 1106 है ना, 1106 व्यक्ति है ना वर्ग किलोमीटर यहाँ पे बसते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर पर है पश्चिम बंगाल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1026 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद केरल, ये तीसरे नंबर पर, क्योंकि यहाँ पे 860 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। उसके बाद यूपी में है 829 व्यक्ति है ना, 829 व्यक्ति प्रति किलोमीटर यहाँ पे जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम था, क्या था? देखिए यहाँ पे जो है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो है परम है ना, परम 8000 है ना, परम 8000 है। और यह भारत, ये जो परम 8000 है ये भारत का अपना खुद का बनाया हुआ सुपर कंप्यूटर था, और उस समय के दौर में यह सबसे माने फास्ट चलने वाला कंप्यूटर था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ? ठीक है, कब हुआ 4G सेवा का प्रारंभ? ठीक है, तो देखिए मोबाइल सेवा जो प्रारंभ हुआ 4G यानी चौथी पीढ़ी का, वो हुआ था पहली बार है ना, पहली कंपनी कौन किया था? पहली कंपनी भारती एयरटेल ने की थी। ठीक है, पहली कंपनी की बात करें तो भारती है ना, भारती एयरटेल है ना, एयरटेल ने किया था। ठीक है, उसके बाद है ना अप्रैल 2012 में, उसके बाद अप्रैल 2012 में क्या हुआ था? कोलकाता में पहली बार पेश किया गया था 4G सेवा को। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2012 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल यानी कि गवर्नर कौन थे? प्रथम भारतीय है ना, वो भारतीय कौन थे? ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है आपका, जिसमें से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? CD देशमुख है ना, पहला नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन CD देशमुख, ये बिल्कुल सही हो जाएगा है ना। CD देशमुख जो थे वो प्रथम भारतीय गवर्नर थे, किसका? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है, RBI जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? RBI, यानी कि इसका फुल फॉर्म की बात करें तो रिजर्व है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो 1 जुलाई है ना, 1 जुलाई 1935 को RBI की स्थापना की गई थी। ठीक है, और CD है ना, CD देशमुख की कार्यकाल की बात करें तो 11 अगस्त 1943 से लेके 11 अगस्त 1943 से लेके 30 है ना, 1943 से लेके 23 जून है ना, 30 जून 1949 तक इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया है ना, रुपया का जो ऐसे लिखा रहता है ना, ये है ना रुपया का साइन जो है डिजाइन किया, और वह कहाँ पढ़ रहा था? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं है ना, कहाँ पढ़ रहा था यह लड़का? तो देखिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये विद्यार्थी कौन था जो रुपया का क्या किया था? डिजाइन किया था। तो ये थे D उदय कुमार। क्या नाम था इसका? D उदय कुमार नाम था है ना, D उदय कुमार। ठीक है, ये जो है रुपया का प्रतीक यानी कि चिन्ह जो है उसको डिजाइन किया था। ठीक है, और ये जो है IIT मुंबई से शिक्षा प्राप्त कर रहा था, जिसमें आपका जो बी नंबर ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। IIT बॉम्बे, यहाँ से ये क्या कर रहा था? शिक्षा प्राप्त कर रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था, मतलब कौन सा देश है जो कार्बन कर घोषित किया था पहली बार? ठीक है, तो आपका जो इसमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
न्यूजीलैंड। ये बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि सबसे पहले कार्बन कर जो है न्यूजीलैंड द्वारा घोषित किया गया था। 4 मई 2005 को न्यूजीलैंड के तत्कालिक जो जलवायु परिवर्तन नीति मंत्री द्वारा जो है ये औपचारिक रूप से घोषित किया गया था। क्या? कार्बन कर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। अगला प्रश्न है कीवी चिड़िया। कीवी नाम सुने हैं? ठीक है, कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है ना? कहाँ पे कीवी चिड़िया पाई जाती है? ठीक है, तो ये जो आपका सी नंबर ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड में जो है बहुतायत से कीवी चिड़िया जो है पाई जाती है, इसलिए जो है न्यूजीलैंड निवासियों को कीवी उपनाम से भी संबोधित किया जाता है। न्यूजीलैंड के जो लोग हैं, रहने वाले वहाँ के जो निवासी है, उनको कीवी के उपनाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। ब्राजील की मुद्रा क्या है? ठीक है, ब्राजील की मुद्रा क्या है? तो रियल। आपका बी नंबर जो ऑप्शन है रियल, ये बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि ब्राजील का जो मुद्रा है उसका नाम रियल है। ठीक है, अगर रूबल की बात करें, है ना, रूबल की बात करें, रूबल किसकी मुद्रा है? ठीक है, तो रूबल जो है ये रूस की मुद्रा है। रूबल जो है किसकी है? रूस की मुद्रा है। ठीक है, अगर वर्र की बात करें तो ये है इथोपिया की और रियाल ईरान की। ठीक है, ये जो है इथोपिया की है। कहाँ की है? इथोपिया की, है ना, इथोपिया की मुद्रा है। ठीक है, और रियाल की बात करें तो रियाल कहाँ की है? तो रियाल जो है ईरान की है। रियाल जो है कहाँ की? ईरान की मुद्रा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, है ना, कौन महलों का शहर कहलाता है? कौन है जो महलों का शहर जो है वो कहलाता है? तो कोलकाता, है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है कोलकाता, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। ठीक है, अगर पटना की बात करें, अगर लखनऊ की बात करें, है ना, अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ नवाबों का शहर है। ठीक है, नवाबों का शहर की बात करें तो लखनऊ है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है? ठीक है, किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है ना, 4 ऑप्शन आपके सामने है, किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है? तो आपका सी नंबर ऑप्शन जो है विजय माल्या, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, है ना, दुर्गा बनर्जी। क्या हो जाएगा? दुर्गा बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनको महामना कहा जाता है। महामना किनको कहा जाता है? ठीक है, महामना किनको कहा जाता है? ठीक है, तो इसमें से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मालवीय, है ना, पंडित मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय। ये जो सम्मान है ना, महामना, ये उपनाम से इनको संबोधित किया जाता है। ठीक है, 2014 में भारत रत्न, है ना, भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था। पंडित मदन मोहन मालवीय जी को, है ना, पंडित मदन मोहन मालवीय जी को 2014 में भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था। लेकिन फैक्ट की बात यह है कि इनको भारत रत्न तब मिला था जब ये मर गए थे। ठीक है, तो मरणोपरांत इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि कर्क रेखा इस राज्य के मध्य से नहीं गुजरता है। ठीक है, कर्क रेखा जो है कहाँ से नहीं गुजरता है? तो सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर, है ना, उत्तरी गोलार्ध जो है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्या ये भारत है ना, भारत है, तो भारत के जो ये बीचों बीच जो गुजरती है ये होता है कर्क रेखा। ठीक है, और भूमध्य रेखा जो 23.30 डिग्री 30 मिनट पर स्थित है ना, इसी के समांतर भूमध्य रेखा है, इसी के समांतर। ठीक है, तो यह जो है पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती एक काल्पनिक रेखा है। ये जो कर्क रेखा है ना, ये जो कर्क रेखा है ये पश्चिम से लेके इधर क्या है, इधर क्या है ना, ये इधर जो क्या है वेस्ट है, यानी पश्चिम है, इधर ईस्ट है। ठीक है, तो पश्चिम से लेके पूरब की ओर खींची हुई एक क्या है, एक काल्पनिक रेखा है।
ठीक है, एक क्या है, काल्पनिक रेखा है। और भारत में जो है कर्क रेखा की बात करें तो 8 राज्य से गुजरती है। भारत में कर्क रेखा कितने राज्य से, 8 राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, है ना, कहाँ कहाँ से गुजरता है, तो गुजरात से गुजरता है, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, है ना, मध्य प्रदेश से, उसके बाद है ना छत्तीसगढ़ से, है ना, उसके बाद झारखंड से, है ना, झारखंड से गुजरता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल से, है ना, पश्चिम बंगाल से गुजरता है, उसके बाद त्रिपुरा से और मिजोरम से, उसके बाद त्रिपुरा से और मिजोरम से। ठीक है, मिजोरम से, माने कि टोटल 8 राज्य से भारत में कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो रहा है कि कर्क रेखा किस राज्य के बीच से नहीं गुजरता है। ठीक है, तो बिहार से गुजरता है क्या, तो नहीं, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, झारखंड से गुजरता है, त्रिपुरा से गुजरता है। इसमें से जो आपका पहला ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि बिहार ऐसा राज्य है जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है। बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोला जाता है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है, मतलब कि इनमें से कौन जो है अपना जो सामाजिक व्यवस्था है उसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो मधुमक्खी इसमें से जो आपका है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मधुमक्खी को इसलिए सामाजिक व्यवस्था माने कि ऐसा कहा जाता है क्योंकि यह जो मधुमक्खी है कीट वर्ग का प्राणी है। ठीक है, और इसे शहद प्राप्त होता है, माने मधुमक्खी से क्या प्राप्त किया जाता है, शहद प्राप्त किया जाता है ना। और ये संघ बनाकर रहते हैं, ये जो है एक समूह में रहते हैं, एक संघ बनाकर रहते हैं। और प्रत्येक संघ में जो एक रानी मक्खी होती है, प्रत्येक जितने भी संघ होते हैं उन सभी संघ में एक रानी मक्खी होती है, कई 100 नर होते हैं और शेष जो होते हैं श्रमिक होते हैं जो फूलों का रस उसलाते हैं। ठीक है, मधुमक्खियाँ जो है छत्ता बनाकर रहती है और इसका यह जो है घोंसला यानी कि छत्ता जो होता है मोम से बनता है। ठीक है, तो ये जो है मधुमक्खी ये बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि ये जो सामाजिक व्यवस्था है वो बनाए रखती है, सामाजिक व्यवस्था जो है अपना ये बनाए रखती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इस वीडियो का आपका ये लास्ट प्रश्न है। और ठीक है, अगला प्रश्न आपका है स्क्रीन पे कि पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत सागरों से ढका हुआ है, माने कि पृथ्वी पर जो है कितना प्रतिशत सागर है। ठीक है, तो सतह का जो लगभग 2/3 है ना, सतह का लगभग 2/3 यानी कि लगभग 70%। ठीक है, 70% हिस्सा जो है सागर से ढका हुआ है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और एक लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आया हो तो। अगर नए नए मेरे चैनल पे विजिट किए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप अपना ध्यान रखिए। ठीक है, टेक केयर दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।